हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप हो रोमा के साथ। लास्ट डे हमने मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और न्यू टर्म्स के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। इसे हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी एक पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल को प्लेस करते हैं और ये पोल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट का मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स acting on a unit north pole of 1 Weber placed at that point। क्लियर। और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर वेबर। ठीक है। चलिए अब हम एक मैग्नेट का एक पोल लेते हैं जिसका स्ट्रेंथ m वेबर है। इस पोल से d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम P पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल को प्लेस किया हुआ एज्यूम करेंगे। P पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब है P पर रखे यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का हमने देखा था कि m1 m2 बाई 4 पाई म्यू नॉट डी स्क्वायर। और ये m1 की वैल्यू क्या है? m। और m2 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये हो गया m इंटू 1 बाई 4 पाई म्यू नॉट डी स्क्वायर। क्लियर। और इसे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा m बाई 4 पाई म्यू नॉट डी स्क्वायर न्यूटन पर वेबर। यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर H इक्वल टू m बाई 4 पाई म्यू नॉट डी स्क्वायर यूनिट वेक्टर D। ठीक है। अगर जो पोल है वो m वेबर का है तो उसका फील्ड स्ट्रेंथ H है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो वो फोर्स लगेगा m इंटू एच न्यूटन। ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल पर। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक यूनिट नॉर्थ पोल को लाने में किया गया वर्क डन होता है जब हम पोल को मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है एक मैग्नेट का और इस मैग्नेटिक फील्ड के इस पॉइंट पे हमें इन्फिनिटी से एक नॉर्थ पोल को लेकर आना है,
वो भी कब, जब ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करे, तो उसको लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। अब एक मैग्नेटिक पोल जिसका स्ट्रेंथ m वेबर है और उसे जिस मीडियम में रखा हुआ है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है। अब हमें क्या करना है, एक नॉर्थ पोल को x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसे हमें बताना है कि x डिस्टेंस पर उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 बाई 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर एक्स स्क्वायर, और m1 की वैल्यू m है और जो यूनिट चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू 1 है। तो ये क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू m बाई 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर एक्स स्क्वायर। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब उस यूनिट नॉर्थ पोल को हमें dx डिस्टेंस पर लेकर आना है और अगेंस्ट लाना है, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन इंक्लूड किया। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा m बाई फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब m बाई 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमें उस नॉर्थ पोल को कहाँ से लेके आना है, एक्चुअल में हमें वो नॉर्थ पोल को इन्फिनिटी से लाना है और d डिस्टेंस तक लाना है। तो इसके लिए हम इस ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से d तक, और हमें मिल जाएगा m बाई 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर d। और अभी डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो गया, m बाई 4 पाई म्यू नॉट म्यू आर डी जूल पर वेबर। ठीक है। और यहाँ जो मैग्नेटिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं परमिएबिलिटी क्या होती है। तो परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल का कितना मैग्नेटिक फ्लक्स वो कंडक्ट कर सकता है उसे हम उसकी परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मीन्स इज कंडक्टिविटी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा है तो मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पास करेगा, और अगर कम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम पास करेगा। ठीक है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मतलब होता है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसे हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। ठीक है। एयर और वैक्यूम इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ही कम पास करेगा। और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ ऑल मैग्नेटिक मटेरियल इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। और एयर का भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी सेम होगा। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो उसकी जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा।
अब देखते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है। इसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहाँ हम देख रहे हैं म्यू आर इक्वल टू क्या है, म्यू बाई म्यू नॉट, और म्यू क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर। दोनों के रेशियो को हम म्यू आर बोल रहे हैं, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी। मटेरियल की परमिएबिलिटी को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एयर की परमिएबिलिटी से। क्लियर। एयर और अगर वैक्यूम को हम लेते हैं तो उसमें क्या होगा, दोनों ही क्वांटिटी सेम हो जाएगा, म्यू नॉट। तो एयर की रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। और सभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी 1 होगी, जबकि मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। Relative permeability. It is a measure of the relative ease with which that material conduct magnetic flux compared with the conduction of flux in air. जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्टिविटी ऑफ एयर। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं एक पिक्चर के द्वारा, फिगर के द्वारा। तो फर्स्ट फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है और साउथ में इंटर कर रहा है, और बीच का जो मीडियम है ये एयर है। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं ये सेकेंड डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही हैं, लेकिन ये जो ब्लैंक स्पेस था जिसमें एयर था उसमें हमने एक सॉफ्ट आयरन रिंग रख दिया है, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये नॉर्थ से निकल रहा है और रिंग होते हुए साउथ में इंटर कर रहा है, और बीच में जो हॉलो स्पेस है इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। मतलब क्लियर है कि जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कंडक्शन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी समझ में आया कि एयर है नॉन मैग्नेटिक, उसमें बहुत ही डिस्टेंस पे है सारा लाइंस, और जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें जो फ्लक्स है वो पास से और सारा आयरन से पास कर रहा है, इस पार्ट से पास नहीं कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी B और मैग्नेटाइजिंग फोर्स H में क्या रिलेशन है। किसी भी मटेरियल का फ्लक्स डेंसिटी अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो फ्लक्स डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब अगर इसे B/H करते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं जिसे हम म्यू बोलते हैं। क्लियर। और ये म्यू बार अभी हमने क्या देखा था, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट। तो अगर म्यू की वैल्यू निकाले तो वो क्या आ जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट।
तो B इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट म्यू आर एच। क्लियर। ये हुआ किसी मीडियम में फ्लक्स डेंसिटी। वहीं अगर एयर की बात करें तो एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू होती है 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा म्यू नॉट एच। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम एयर की फ्लक्स डेंसिटी को बी नॉट एज्यूम करें, ये जो बी नॉट है इसे हम एयर की फ्लक्स डेंसिटी एज्यूम करें, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच की वजह से है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच। और अगर एयर के प्लेस पे कोई मटेरियल रख दें जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है और सेम मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम एच अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, बी मटेरियल इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एच। क्लियर है। और अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो बी मटेरियल बाई बी नॉट इक्वल टू हो गया म्यू नॉट म्यू आर एच बाई म्यू नॉट एच। म्यू नॉट कैंसिल, एच एच कैंसिल, बी मटेरियल बाई बी नॉट इक्वल टू हो गया म्यू आर। तो इसे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी मटेरियल में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स डेंसिटी और एयर में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स डेंसिटी के रेशियो को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे। कब? जब दोनों में मैग्नेटाइजिंग फोर्स सेम अप्लाई किया जाता है। क्लियर। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वर्ड का मतलब क्या है पहले वो सोचिए कि कोई भी मटेरियल कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और ये मैग्नेटाइज कब होगा। किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के लिए हमें उसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसे अब डिफाइन करते हैं। किसी भी मटेरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल में डेवलप्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर इसे मैथमेटिकली देखें तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एम बाई वी, जहाँ I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, M मैग्नेटिक मोमेंट एंड V वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। क्लियर। अगर हम मटेरियल में डेवलप्ड पोल का पोल स्ट्रेंथ M ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A ले लेते हैं और मैग्नेटिक लेंथ अगर 2L ले लेते हैं, तब क्या होगा, तब ये I इक्वल टू M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, M इंटू 2L हो गया, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, M बाई A, मतलब पोल स्ट्रेंथ बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी डिफाइन किया जा सकता है, और इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर इनवर्स होगी यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ इन्वर्स होगा, मीटर इन्वर्स मिस हो गया है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताता है कि मटेरियल कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I और अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स H के रेशियो को कहते हैं, और इसे हम काई से डिनोट करते हैं जो कुछ x की तरह दिखता है। ठीक है, और मैग्नेटिक है तो उसके लिए हम यहाँ m डिनोट करते हैं। तो काई m इक्वल टू क्या हो गया, I/H। I किसे बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। काई m को हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो I है वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि I और H की यूनिट सेम होती है, तो काई m क्या होगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक करंट कैरिंग टोरॉइड एज्यूम करते हैं जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी μr है। अब मटेरियल में जो टोटल फ्लक्स डेंसिटी होगा वो कॉइल में करंट की वजह से डेवलप होगा और कॉइल के मैग्नेटाइज होने की वजह से भी डेवलप होगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फ्लक्स डेंसिटी, और इसमें एक मटेरियल रखा हुआ है, तो एक तो इसका फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, और ये जब मैग्नेटाइज हो गया तो इसकी एक फ्लक्स डेंसिटी होगी जिसे हम Bm डिनोट करेंगे, और ये जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब B इक्वल टू B0 Bm। ठीक है, और B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0H, और μ0 इक्वल टू हो जाएगा Bm इक्वल टू μ0I। क्लियर यहाँ तक। अब दोनों में से हम μ0 कॉमन ले लेंगे तो बच गया H प्लस I। और अभी हमने क्या देखा था, काई m इक्वल टू I/H। तो I इक्वल टू हम काई H लिख देंगे, तो B इक्वल टू हो गया μ0H 1 प्लस काई m, और B इक्वल टू क्या होता है, μ0 μrH। इसे हमने B की जगह पुट कर दिया और इस चीज़ को दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, μr इक्वल टू 1 प्लस काई m। मतलब अगर हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी पता है तो हम उसकी ससेप्टिबिलिटी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, तो उसमें भी हमने ये टर्म देखा था, रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी मैग्नेटिक यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक मीडियम है μ1,
एक मीडियम है μ1, एक मीडियम है μ2, और ये जो फ्लक्स डेंसिटी है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और ये जो Mn है वो बाउंड्री है दोनों मीडियम का। ठीक है, तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और दोनों ही मीडियम का अगर परमिएबिलिटी डिफरेंट होता है, तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। मतलब दोनों ये जो बाउंड्री है वहाँ से वो एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाते हैं। यहाँ पे ये θ1 बनाते हैं और यहाँ पे θ2 बनाते हैं। तो इस बाउंड्री पर दो कंडीशन एग्जिस्ट करता है जिसे बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। वो दो कंडीशन क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ कि B1n इक्वल टू B2n और B1t H1t इक्वल टू H2t। ठीक है, और B1n इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 cos θ1 और B2 इक्वल टू हो जाएगा B2 cos θ2 और H1 इक्वल टू हो जाएगा B1 sin θ1 बाई μ1 और H2 सिमिलरली हो जाएगा B2 sin θ2 बाई μ2। ये सिमिलर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह। ठीक है, अब उन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? तो वो हमें मिल जाएगा B1n बाई H1t इक्वल टू μ1 बाई tan θ1 और सिमिलरली B2n बाई H2t इक्वल टू μ2 बाई tan θ2 और B1n B2n दोनों इक्वल है, H1t H2t दोनों इक्वल है। मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाएगा और जब इसे अरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा tan θ1 बाई tan θ2 इक्वल टू μ1 बाई μ2 और इस रिलेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। ये सारे टर्म्स और इनके बीच का रिलेशन आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कल फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।